महरूम मोहब्बत। मुख सफदर हयात किस्त नंबर 9। लिस्ट कबीर अली के छोटे भाई जमालदीन ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन हवालदार मंजूर इलाही को देखकर वो चौंक उठा। चौंकने की वजह उसके जिस्म पर सज्जी पुलिस की वर्दी थी। हम अंदर जाकर बैठ चुके तो कबीर अली ने हमारा तारुफ कराया और मुख्तसरा हालात की नजाकत से अपने भाई को आगाह किया। फिर कहा, जमालदीन थानेदार साहिब को बताओ कि जमील कब से तुम्हारे पास आया हुआ है। जमालदीन के चेहरे पर तफक्कुरात की गहरी परछाइयां नमूदार हुई। इसने बारी बारी हम सबको देखा। इसकी निगाहों में हजारों अंदेशे मौजूद थे। कबीर अली ने जरा सख्त लहजे में कहा, क्या बात है जमालदीन, तुम खासे परेशान दिखाई दे रहे हो। कहाँ है जमील? जरा इसे यहाँ तो बुलाओ। जमालदीन के चेहरे के तासुरात देखकर मैं सारी बात समझ चुका था। यकीनन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ मौजूद थी। मैंने बरा रास्त जमालदीन से इस्तफसार किया। जमालदीन का 3 जून को जमील यहाँ आया था। वो थोक निगलते हुए बोला, आया तो था, फिर क्या हुआ था? वो खासा जल्दी में था। जमालदीन ने बताया, कह रहा था कि चंद रोज बाद दोबारा आएगा। इसे कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए दोबारा खानेवाल जाना था। वो कितने दिन यहाँ रुका था? मैंने पूछा। जमालदीन ने जवाब दिया, वो इसी रोज वापस चला गया था। जमालदीन, तुमने बताया है कि वो खासा जल्दी में था। मैंने इसकी आंखों में जानते हुए सवाल किया, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि वो 2-3 घंटों के लिए यहाँ आया था? वो बता रहा था कि सईदा से इसे कोई जरूरी बात करनी है। तुम जानते हो वो जरूरी बात क्या थी? जमालदीन ने नफी में जवाब दिया। मैंने कहा, मैं सईदा से मिलना चाहता हूँ। जमालदीन ने पहले तो हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन जब मैंने इसे केस की संगीनी से आगाह किया तो वो बेचून व चरा राजी हो गया। मैं पर्दा करवाता हूँ, इसने कमजोर सी आवाज में कहा, अब जरा इंतजार करें। फिर वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद जमालदीन मुझे घर के अंदर ले गया और सईदा से मिलवा दिया। वो 26-27 साल की एक कबूल सूरत औरत थी। अंदरून खाना तमाम अफराद को जमील के कारनामे का इल्म हो चुका था और उन अफराद में जमील की मंगेतर 23 साला यास्मीन भी शामिल थी। सईदा से 10-15 मिनट की गुफ्तगू में सिर्फ एक ही काम की बात मालूम हुई। वो अपनी बहन के पास कुछ रकम लेने आया था। दरअसल वो रकम जमील ही की थी, जो इसने थोड़ी थोड़ी जमा करके रखी थी और सईदा को हिफाजत के पेश नजर दे रखी थी। सईदा का ख्याल था कि वो रकम जमील की शादी के वक्त बहुत कारामद साबित होगी। मैंने सईदा से पूछा, जमील ने ये तो बताया होगा कि इसे अचानक रकम की जरूरत क्यों पेश आ गई? सईदा ने जवाब दिया, मुझे खुद हैरत हुई थी और मेरे पूछने पर इसने बताया था कि वहां खानेवाल में एक घर बहुत सस्ता बिक रहा है और चाहता है कि फौरी खरीद ले। शादी के बाद वो शहर में रहना चाहता था। वो कितनी रकम लेकर गया था? मैंने पूछा, 5,000। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की। इस जमाने में 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। सोना 50-60 रुपए तोला बआसानी मिल जाता था। आजकल के 10 लाख रुपए समझ ले। इसका मतलब यह था कि जमील के साथ एक हुसैन और जमील औरत के अलावा अच्छी खासी रकम भी थी। इसके सामान में से रकम नाम की कोई चीज बरामद नहीं हुई थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि रकम उसके लिबास में मौजूद थी या इसने किसी दूसरी जगह इसे महफूज कर दिया था। जमील को जल्द अज जल्द तलाश करना अब और भी जरूरी हो गया था। मैंने पूछा, सईदा एक स्कूल टीचर ने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा कर ली थी? बात दरअसल ये है कि जमील के तो सिर्फ 3,000 रुपए ही थे। सईदा ने बताया, 2,000 रुपए इसने मुझसे उधार लिए थे। इसने वादा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर वो थोड़ी थोड़ी करके ये रकम मुझे वापस लौटा देगा। मेरा वहां मजीद कयाम वक्त जाय करने के मुतरादिफ था। मैंने जमील की बहन सईदा से कहा, तुम्हारे पास यकीनन जमील की कोई तस्वीर तो होगी। मुझे इसकी एक वाज़ेह तस्वीर चाहिए। सईदा ने चंद तस्वीर लाकर मुझे दिखाई। उनमें से एक तस्वीर मैंने अपने पास रख ली। फिर वहां से आने से पहले मैंने जमालदीन और कबीर अली को ताकीद कर दी, अगर जमील वापस आ जाए उसके बारे में आप लोगों को किसी किस्म की कोई इत्तला मिले तो फौरन अपने करीबी थाने में जाकर बताएं।
एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद मैंने सख्त लहजे में कहा, जमील को तो मैं जल्द अज जल्द तलाश कर ही लूंगा, लेकिन अगर किसी मौके पर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने हकायक की पर्दापोशी करने की कोशिश की है, तो जमील के साथ साथ आप भी कानून के रगड़े में आ जाएंगे। कबीर अली ने सहमी हुई नजरों से मुझे देखा। जमालदीन बानिस्बत पूर एतमाद नजर आता था। बोला, मुग साहिब, मैंने हमेशा कानून के साथ ताउन किया है, अगरचे मुझे यकीन नहीं है कि जमील ने ऐसा इंतहाई कदम उठाया होगा। ताहम मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझसे जो बन पड़ा वो जरूर करूंगा। शाबाश, मैंने उठते हुए कहा, मुझे तुम्हारी नाजुक पोजीशन का पूरा एहसास है। जमील 1 साल बाद तुम्हारा दामाद बनने वाला था, लेकिन हकायक को झुटलाया तो नहीं जा सकता। कबीर अली ने रात वहीं रुकने का फैसला किया था। मैं हवालदार मंजूर इलाही के साथ वापस पुराना खानेवाल आ गया। मैं थानेदार राय नजीर अहमद खरल को ये ताकीद करना नहीं भूला था कि वो आसपास के इलाकों में मास्टर जमील बिहार और गफूर उर्फ पेवर की तलाश का खुसूसी बंदोबस्त कर ले। मजीद 2 रोज तक जब दोनों मतलूबा अफराद का कोई सुराग न मिला तो मैं थानेदार का शुक्रिया अदा करके वापस अपने इलाके हवेली बहादुर में उगा। थानेदार ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही इसे मास्टर जमील बिहार अपेवर की कोई खैर खबर मिली वो उन्हें गिरफ्तार करके मुझे मतला कर देगा। जुलाई का पूरा महीना मास्टर जमील और पेवर की तलाश में गुजर गया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। मैंने जमील की तस्वीर की मुख्तलिफ कापियां भी छापा मार टीमों को फराहम कर दी थी। तमाम मुमकिना इलाके में बड़े तवातुर से छापे मारे गए, लेकिन लगता था कि उन्हें या तो जमीन खा गई है या फिर आसमान निकल गया है। तिलबा और खानेवाल से भी कोई हौसला अफजा रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी। अगस्त के महीने में मेरी सरगर्मियां पहले की बानिस्बत सुस्त पड़ने लगी। मैंने इलाका एसपी को तमाम सूरत-ए-हाल से तफसीलन आगाह कर दिया था और उसने ऐसा इंतजाम कर दिया था कि वसी पैमाने पर दोनों मतलूबा अफराद को ढूंढने की कोशिशें की जा रही थी। सितंबर शुरू हुआ तो मैं दीगर मामलात में इस कदर मसरूफ हो गया कि इस केस से मेरी तवज्जो बिल्कुल ही हट गई। मैंने इस केस की फाइल को बाहिफाजत दाखिल दफ्तर कर दिया था। फिर दिसंबर के अवाइल में इत्तेफाकना एक ऐसा वाकया पेश आया कि ना हल लगा ना बैल, और ये केस खुद बखुद ही हल हो गया। एक रोज मैं दिन भर की मसरूफियात के बाद आराम करने अपने क्वार्टर में आया तो थोड़ी ही देर बाद एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मुग साहिब, आप फौरी थाने आ जाएं, एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। वो एक ऐसी वारदात। मैं उठकर बैठ गया। वो बोला, जनाब, डाकुओं के मुसल्ला गिरोह ने एक बारात पर हमला कर दिया था। हमला कर दिया था? मैंने वर्दी पहनने के दौरान मैं हैरत से पूछा, कहाँ हमला कर दिया था? मेरी समझ में तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं आ रही। कांस्टेबल ने बताया, ज्यादा तफसील तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लटपट कर आने वाले बाराती थाने में बैठे हैं। ये वाकया कहाँ पेश आया था? मैंने पूछा। अतेरिन हजारी से बारात दुल्हन को लेकर दरिया के किनारे वाले गांव आ रही थी, कांस्टेबल ने कहा। गांव से बाहर जंगलात में डाकुओं के मुसल्ला गिरोह ने हमला करके बारात को लूट लिया है। मैं सोच में पड़ गया। दरिया की दूसरी जानिब जो गांव वाकया थे, वहां डकैती की इक्का दुक्का वारदातें तो सुनने में आती थी, लेकिन डाकुओं का कोई बाकायदा मुसल्ला गिरोह नहीं था। मैं थाने में दाखिल हुआ तो मुतासरीन बरामदे में मेरा इंतजार कर रहे थे। वो तादाद में तकरीबन 40 अफराद होंगे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वो लोग अतेरिन हजारी से दुल्हन को बया कर दरिया के किनारे वाक़े गांव में ला रहे थे कि रास्ते ही में घर सवार डाकुओं के मुसल्ला गिरोह ने उन पर धावा बोल दिया था। मैंने फौरी तौर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की और होशियार किस्म के पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक पुलिस पार्टी डाकुओं की सरकोबी के लिए मज़कूरा जंगलात की जानिब रवाना कर दी। इसके बाद मैं फरियादियों की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने दूल्हा के बाप अमीर दीन से पूछा, डाकुओं की तादाद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कम अज कम 10 अफराद थे। अमीर तरीन ने रोनी सूरत बनाकर जवाब दिया, वो सब घोड़ों पर सवार थे और असलहे से लैस थे, कुछ के पास कुल्हाड़ियां भी थीं। वो अपने चेहरों पर डेटी लगाए हुए थे। मैंने पूछा, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जनाब, कोई बंदा मरा तो नहीं, लेकिन हमारे अच्छे खासे आदमी जख्मी जरूर हुए हैं, पर हमने भी 2 डाकू को खूब मजा चखाया है। क्या मजा चखाया है?
अमीर दीन ने बताया, जब डाकुओं ने तमाम जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया तो बारात में मौजूद कुछ नौजवानों को अचानक जोश आ गया। इस वक्त डाकू फरार होने के लिए घोड़ों को अलिफाड़ लगा ही रहे थे। हमारे नौजवानों ने आखिरी घोड़े पर सवार 2 डाकुओं पर झपटा मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। उन दोनों के पास कुल्हाड़ियां थीं, लेकिन हमारे नौजवानों ने डटकर उनका मुकाबला किया। बाकी डाकू वहां से फरार हो चुके थे, इसलिए भी हमारे काबू में आने वाले डाकू हिम्मत हार गए और लोगों ने मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। वो दोनों डाकू अब कहाँ हैं? हवालदार सूबा खान ने मुझे बताया, मुख साहिब, मैंने उन्हें हवालात में बंद कर दिया है। उनमें से एक की हालत बहुत नाजुक है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अरसा जिंदा रह सकेगा। मुश्तैल बारातियों ने इसका भुरकस निकाल दिया है। मैंने हवालदार से कहा, उन दोनों को मेरे पास ले आओ। थोड़ी ही देर में वो दोनों डाकू मेरे कमरे में मौजूद थे। उनमें से एक को देखते ही मैंने पहचान लिया। वो नीम बेहोशी की हालत में था। मैंने हवालदार से पूछा, सूबा खान, तुमने इस डाकू को पहचाना नहीं? सूबा खान ने दोबारा गहरी नजरों से इस डाकू का जायजा लिया। इसकी आंखों में शनासाई की चमक नुमुदार हुई। पुरजोश लहजे में बोला, मुख साहिब, ये तो पेवर बदमाश है। जारी है महरून मोहब्बत। जमाल जिंदुरान। मुख सफदर हयात आखिरी किस्त बिल्कुल दुरुस्त। मैंने कहा, शायद तुमने पहले इसकी दाढ़ी की वजह से नहीं पहचाना। हमारे पास इसकी जो तस्वीर है, इसमें ये दाढ़ी के बगैर है। अब ठीक कह रहे हैं, सूबा खान नदामत आमेज लहजे में बोला। मैं पहले वाकई इसे नहीं पहचान सका था। पेवर के साथ जो दूसरा डाकू बारातियों के हत्थे चढ़ा था, उसकी हालत कदरे बेहतर थी। मैंने इसे दोबारा हवालात भेज दिया और पेवर को जल्द अज जल्द जिला अस्पताल भेजने के इंतजामात में मसरूफ हो गया। 1 हफ्ते के इलाज मुआवजे के बाद उसकी हालत कुछ संभल गई, लेकिन डॉक्टर उसकी जानिब से पर उम्मीद नहीं थे। बारातियों ने इसके जिस्म पर इतने डांग सूटे बरसाए थे कि इसका बचना मुहाल नजर आता था, खुसूसन सर में आने वाली चोटें शदीद थी। जब पेवर को यकीन हो गया कि वो अब बच नहीं सकेगा, तो इसने सब कुछ सच बताने का फैसला कर लिया। जब जिंदगी की उम्मीद ही बाकी ना रहे, तो इंसान के पास झूठ बोलने का क्या जवाज रह जाता है। पेवर ने मौत और जीस्त की कश्मकश में मुब्तला होने के दौरान में जो बयान दिया, आप इसे पेवर का इकबाल जुर्म भी कह सकते हैं, और उस केस की आखिरी कड़ी भी। पेवर के बयान के बाद ये जंजीर मुकम्मल हो गई थी। मैं मुख्तसरा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पेवर दिल में यह तय करके जमील और आबदा के ताकुब में निकला था कि इसे जैसे ही कोई मुनासिब मौका मिला, वो उन दोनों को मौत की नींद सुला देगा। अगर आबदा इसे हासिल नहीं हो सकती, तो फिर वो इसे किसी दूसरे का भी नहीं होने देगा। इस मकसद के लिए एक तेज धार खंजर भी इसने अपने साथ रख लिया था। जमाल जिंदरान शोरकोट तक वो निहायत कामयाबी से उनका पीछा करता रहा था, लेकिन इसके बाद वो अचानक पेवर की नजरों से ओझल हो गए थे। पेवर सटपटा कर रह गया, ताहम वो उनकी तलाश में पहले बस्ती इस्लाम गया, फिर वापस शोरकोट लूट आलिफ। एक दिन वहां गुजार कर वो पीर महल आ गया। यहाँ भी जब तलाश ला हासिल रही, तो वो हवेली बहादुर पहुंच गया। इस दौरान में अच्छे खासे दिन गुजर गए थे। वो 19 जून को हवेली बहादुर पहुंचा था। जमील और आबदा का ठिकाना मालूम करने के बाद इसने इरादा कर लिया कि अब वो देर नहीं करेगा और यही उनका काम तमाम कर देगा। शब बसरी के लिए वो नहर के बिल के साथ बनी हुई पुख्ता सीढ़ी को इस्तेमाल करने लगा। दिन में गांव की औरतें उन सड़ियों पर बैठकर कपड़े वगैरह धोया करती थीं, लेकिन रात में इस तरफ कोई रुक नहीं करता था और बिल्कुल सन्नाटा होता था। वो कुएं की रात निस्फ शब के करीब पेवर ने दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनी। थोड़ी ही देर के बाद वो कदम इसके करीब आ गए। इसने बिल की आड़ से देखा। इसे अपनी नजरों के सामने 2 अफराद के हियोले नजर आए। मजीद करीब आने पर इसने देखा कि वो एक मर्द और एक औरत थे। औरत तेज कदमों से चलते हुए नहर के किनारे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि मर्द इसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो नहर के किनारे पर पहुंच गए, तो पेवर को उनकी आवाजें भी सुनाई देने लगे, और ये आवाजें सुनकर वो एकदम चुप न हो गया। इसने अपने कानों में पिघला हुआ सीसा दाखिल होते हुए महसूस किया। मर्द कह रहा था, रुक जाओ आबदा, ये हमाकत न करो। पेवर ने मास्टर जमील की आवाज पहचान ली थी। पेवर उनसे चंद कदम के फासले पर एक ऐसी ओट में बैठा था कि वो इसे देख नहीं सकते थे, मगर वो उन दोनों को न सिर्फ देख सकता था, बल्कि उनकी वाज़े आवाज भी सुन रहा था।
इस वक्त पेवर और उन दोनों के सिवा वहां दूर तक किसी की मौजूदगी के आसार नहीं थे। आबदा ने कहा, यह हमाकत नहीं है, छोड़ दो मेरा हाथ। खुदकुशी करना हमाकत नहीं तो और क्या है? जमील ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें तो मोहब्बत थी, मुझसे कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत? आबदा ने हुसीले लहजे में कहा, तुमने मोहब्बत के नाम पर मुझे धोखा दिया है। मैं धोखेबाज नहीं हूं आबदा। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा कि मुझे अपनी मम्मी से बेखबर रखा। आबदा के लहजे में गुस्से का तूफान ठाठे मार रहा था। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था, जमील ने कहा। वो बिफर गई। तुम्हारा मुनासिब वक्त हमेशा नामुनासिब मौके पर आता है। आबदा ने जमील के हाथ से अपनी कलाई चढ़ाने के लिए जोर मारा। तुम इतने दिनों से मुझे साथ लिए फिर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें निकाह का मुनासिब मौका नहीं मिल रहा। जमील ने मुतदिल लहजे में कहा, सारे हालात तुम्हारे सामने हैं और मैंने निकाह से इनकार कब किया है? तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। बस मेरी मजबूरी को महसूस करने की कोशिश करो। तुम्हारी मजबूरी यह है कि तुम अपने मकदर को छोड़ नहीं सकते। आबदा ने नफरत आमेज अंदाज में कहा। अगर मैं तुम्हें दूसरी शादी की तहरीरी इजाजत दे दूं तो तुम फौरी मुझसे निकाह कर लोगे। यही बात तुम मुझे इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हो ना? क्यों? ये कोई नाजायज और नामुनासिब बात भी नहीं है। अगर इस किस्म की शराइत आयद करना थे तो बगैर निकाह के मेरे साथ शौहर की हैसियत से क्यों रहे, क्यों बर्बाद किया तुमने मुझे? इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी, जमील ने ढिठाई से कहा। और मैं कोई पीछे नहीं हट रहा हूं, तुम्हें बेआसरा और बेसहारा नहीं छोड़ रहा हूं। मेरा वादा है कि तुमसे शादी करूंगा और मुझे नहीं सुनना अब मजीद बकवास। आबदा ने तैश के आलम में कहा और नहर की जानिब बढ़ने के लिए जोर लगाने लगी। देखो आबदा, मेरी बात मान जाओ। इस मर्तबा जमील के लहजे में दरखास्त थी। अगर तुमने खुदकुशी कर ली तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम कैसे जिंदा नहीं रहोगे? वो अजीब से लहजे में बोले। उधर गाओ, मैं तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जाओ, उसके साथ शादी रचाओ। तुमने एक मर्तबा भी मेरी मजबूरी को संजीदगी से नहीं लिया आबदा। वो शको शिकायत पर उतर आया और उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर मैंने यास्मीन से शादी ना की तो मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। ये रिश्ता अगर ना हुआ तो मेरे वालिद को इतना सदमा पहुंचेगा उगे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वट्टे सिट्टे के मामलात तो तुम जानती ही हो। आबदा ने कहा, ये बातें तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी। अगर तुम इतनी जंजीरों में जकड़े हुए थे तो मुझे घर से क्यों भगा कर लाए हो? मैं तुम्हें भगा कर नहीं लाया, तुम खुद भागना चाहती थी। जमील ने बेमरवती से कहा, तुम अपने घर से नजात हासिल करना चाहती थी। मैंने तो तुम्हारी मदद की है। तुम्हारी दुख भरी कहानियां सुन सुनकर मेरा दिल पसीज गया था। आबदा ने नफरत से इसके मुंह पर थोक दिया। तुम भी फिदा हुसैन की तरह हजड़ी ही हो। हम बहनों का नसीब ही खराब है। कातिब तकदीर ने हमारी किस्मत में कड़वे बादाम ही लिखे रखे हैं जो ऊपर से ज्यादा दिलकश और खुशनुमा नजर आते हैं, मगर मैं खालिदा नहीं हूं जो जलील और रुस्वा कर वापस चली जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी या तुम्हें नीस तो नाबूद कर दूंगी। इसके साथ ही आबदा पर एक जुनून सा सवार हो गया। इसने अपने नाखूनों से जमील को उधेड़ना शुरू कर दिया। साथ ही वो खूंखार आवाज में जमील को मुगल्लज़ात भी सुना रही थी। नामुराद हजली, पता नहीं तुमने किस किता का दूध पी रखा है कि तुम्हारे कौल और फेल में इतना तजाद पाया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर एक बुज़दिल चूहा बैठा था तो मुझे क्यों घर से बेघर किया? मैं अपने बाप के मुंह पर कालक मिलकर तुम्हारे साथ घर से निकली थी। अगर तुम्हें अपनी बहन के घर को बचाने की इतनी ही फिक्र थी और अपने मंगेतर को अपनाने का इतना ही शौक था तो मुझे क्यों ख्वाब दिखाए? क्यों मुझे बर्बाद किया? क्यों? आखिर क्यों? मास्टर जमील की हिम्मत जवाब दे गई। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आबदा के नाजिबा अल्फाज ने इसके दिल और दिमाग में हलचल मचा दी थी। इसका पूरा वजूद जलजलों की जद में था। वो गुत्थम गुथा तो हो ही रहे थे। जमील ने दीवानगी के आलम में आबदा की गर्दन में पड़े हुए दोपट्टे को बिल देखकर बड़ी सूरत से ग्राह लगाई, फिर इसे दबाता चला गया। उसके जिस्म जान की सारी कुव्वत सिमट कर उसके हाथों में आ गई थी। थोड़ी ही देर में आबदा ने हाथ पांव छोड़ दिए।
पेवर को ऐसा लगा जैसे वो किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हो गया हो, लेकिन वो जानता था कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि जीती जागती एक हकीकत थी। इसका काम खासा आसान हो गया था। निस्फ काम जमील ने तैश के आलम में कर डाला था। बकिया निस्फ काम के लिए पेवर दबे कदमों अपनी पनाहगाह से बाहर निकल आया। उसके हाथ में लंबे फल वाला एक तेज धार खंजर चमक रहा था। जमाल जिंदरान जमील की पुश्त पेवर की जानिब थी और वो पेवर की आमद से बेखबर लंबी लंबी सांसों के दरमियान हाँप रहा था। अभी तक इसके हवास पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे। आबदा इसके कदमों के करीब ही जमीन पर चित पड़ी थी। इसकी गर्दन में गिरा लगा दोपट्टा मौजूद था, लेकिन इसके जिस्म और रूह का नाता मुनक़ते हो चुका था। पेवर एक कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। जमील को इसकी आमद का एहसास भी नहीं हुआ था। पेवर होले से खंखारा तो जमील को 1000 वोल्ट का करंट लगा। वो उछलकर पीछे को मुड़ा। इसी वक्त आन वाहिद में पेवर का खंजर दस्ते तक जमील के सीने में एन दिल के मकाम पर पेवस्त हो गया। जमील लड़खड़ा कर नीचे गिरा। पेवर ने पलक झपकते में इसके जेबों की तलाशी ली। शलोके की जेब से एक तगड़ी रकम उसके हाथ लगी। इस दौरान में जमील का जिस्म फड़क फड़क कर ठंडा हो चुका था। नहर के किनारे के साथ साथ यहाँ वहां गड़े खुदे हुए थे। बाज गड़े तो खुश्क थे और चंद एक में बारिश का पानी भरा हुआ था। पेवर ने एक खुश्क गड़े को खंजर की मदद से खोद कर इतना बड़ा खला पैदा कर लिया जिसमें धानपान मास्टर जमील की लाश को छुपाया जा सके। लाश को सुपुर्द जमीन करने के बाद उसने ऊपर की मिट्टी को अच्छी तरह खोद कर बराबर कर दिया। मज़कूरा गड़ों के आसपास ऊंची घास और खारदार झाड़ियां भी उगी हुई थी। पेवर ने खंजर की मदद से खारदार झाड़ियों की कई शाखें काट कर इस गड़े पर डाल दे जिसमें इसने मास्टर जमील को दबाया था। चंद रोज बाद मौसम बरसात शुरू जाता तो ये गड़े लबालब भर जाते, फिर जमील का सुराग लगाना मुमकिन न रहता। इस काम से फारिग होने के बाद पेवर ने जमील और आबदा के गुत्थम गुथा होने के आसार मिटाए। जमील का कुछ खून भी मिट्टी में जज्ब हो गया था। इसने उन धब्बों का भी बंदोबस्त किया। फिर निहायत चलिकी का मुजाहरा करते हुए वो आबदा को कंधे पर उठाकर निस्फ फरलांग दूर ले आया और नहर के किनारे एक जगह डाल दिया। मुझे आबदा की लाश वहीं से मिली थी, यानी जाए वारदात से निस्फ फरलांग दूर। इस चलिक्की से पेवर का मकसद ये था कि जब सुबह आबदा की लाश मिलेगी और जमील को गायब पाया जाएगा तो सबका ध्यान इसी तरह जाएगा कि ये कत्ल जमील ही ने किया है और वारदात के बाद कहीं रुपोश हो गया है। मजे की बात यह है कि जब मैं वकू के रोज तफ्तीश कर रहा था और मैंने जमील के कमरे का ताला तोड़कर उसका सामान चेक किया था तो इस वक्त पेवर हवेली बहादुर ही में था। फिर जब इसे मालूम हुआ कि मैं मजीद तफ्तीश के लिए खानेवाल जाने वाला हूँ तो इसने वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया और सीधा अतेरिन हजारी रवाना हो गया। बाद अज़ां वो डाकों के एक गिरोह में शामिल हो गया। मुझे काफी अरसे तक इस बात का अफसोस रहा कि मैं गफूर उर्फ पेवर को सजा ना दिलवा सका, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने सब्र कर लिया कि कुदरत के हर काम में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। जब पेवर की सजा कुदरत ने यही तजवीज की थी कि वो कसमपुरसी की हालत में अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर जान दे तो मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे क्यों कर भेज सकता था। खत्म शद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।